नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बन चुकी है। नई मुख्यमंत्री शपथ भी ले चुकी है और नया मंत्रिमंडल कामकाज करना भी शुरू कर चुका है। और अब एक बार फिर से वही सवाल उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि अब तो सब कुछ हो गया। भारतीय जनता पार्टी का अगला, या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत इसको लेकर किस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, ये बात हम और आप सभी जानते हैं। मैं अपनी कई स्टोरी में यह साबित कर चुका हूं कि क्यों और किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह समय काटने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को बार बार टालने की कोशिश कर रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जो सुर्खियों में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक तरह से सीमा रेखा तय कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के बारे में बोलते बोलते मराठी भाषा, मराठी परंपरा की दुहाई देते हुए ऐसा लग रहा था कि सीधे सीधे वो बता रहे थे, संदेश दे रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को कि आपकी परिधि ये है, महाराष्ट्र तक सीमित रहिए, मराठी तक सीमित रहिए, इससे आगे निकलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में मोहन भागवत से वरिष्ठ मानते हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नंबर वन नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद जब जब आरएसएस उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, नरेंद्र मोदी के हवाले से एक तरह से ये संदेशा पहुंचा दिया जाता है कि देखिए, अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आज की तारीख में मोहन भागवत नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया होता। तो अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को लेकर जो बोल दिया है, वो सीधा सीधा संदेश दे दिया है मोहन भागवत को कि महाराष्ट्र में आपकी बात मान ली, महाराष्ट्र में आपके कहने पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। अमित शाह नहीं चाहते थे, उसके बावजूद बना दिया। एकनाथ शिंदे नाराज थे, उसके बावजूद बना दिया। लेकिन आप हर बार 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 राष्ट्रीय मुद्दों में उतरने की कोशिश मत कीजिए, राष्ट्रीय मसलों पर मोल भाव करने की कोशिश मत कीजिए। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुखती रग को एक तरह से उन्होंने छेड़ दिया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हालिया उदाहरण दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार बनी उसका है। 11 दिन लग गए मुख्यमंत्री का चयन करने में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिफारिश को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा ने रेखा गुप्ता का चयन कर लिया। रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जेपी नड्डा आते हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को लेकर बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पार्टी में शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई भी नेता डेपुटेशन पर नहीं गया है। कुछ वर्ष पहले राम माधव आए थे, आरएसएस के प्रवक्ता रहे थे, बीजेपी में आए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और फिर किस अपमानजनक तरीके से उन्हें एक तरह से बीजेपी की राजनीति से किनारे कर दिया गया और उसके बाद मजबूरी में आरएसएस को उनको एक बार फिर से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की जरूरत पड़ी, राम माधव की याद आई तो उनको जम्मू कश्मीर चुनाव का इंचार्ज बना दिया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक ही नेता आरएसएस की कार्यकारिणी का भी सदस्य था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव वाले अहम राज्य का प्रभारी भी था। चुनाव खत्म, भाजपा जीत नहीं पाई, अब राम माधव कहां है पता नहीं।
और आरएसएस की वेदना यही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि उसका छात्र संगठन है, उस बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को लगातार तवज्जो दी जा रही है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें पार्टी संगठन में बड़े-बड़े पदों पर जगह दी जा रही है, राज्य सरकारों में बड़े-बड़े पद पर जगह दी जा रही है, लेकिन जो मेन संगठन है, जो मुख्य संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके स्वयंसेवक कहां हैं? जबकि नरेंद्र मोदी वहीं से आए हैं। नरेंद्र मोदी के कई करीबी मित्र भी वहीं से आए हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को अलग-थलग महसूस कर रहा है और हालत ये हो गई है कि लगातार आरएसएस ये कोशिश कर रहा है कि गुजराती लॉबी को बेअसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में किसी स्वयंसेवक को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बैठाया जाए। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टाल रही है, भले ही इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन क्यों न करना पड़े, भले ही इसके लिए तमाम ऐसे उपाय करने पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही खतरे में पड़ गई है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और मोहन भागवत की परिधि तय कर दी है, महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कहती है, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते नजर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये कहता है कि सबसे बड़ा संगठन है। जब जब भाजपा जीतती है तब तब वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा जीती। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, मराठी भाषा, मराठी परंपरा, बस इतने तक सीमित रहिए, इससे आगे मत बढ़िए। यानी संदेश साफ है कि अब हमें मत बताइए कि किस प्रदेश में हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, हमें ये मत बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाना है, हमें ये मत बताइए कि मुझे कब रिटायर होना है सक्रिय राजनीति से, मुझे ये मत बताइए कि मुझे आगे चलकर किसको प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपनी है। क्या है ये पूरा वाक्य? शुरुआत करूंगा कांग्रेस के आरोपों से और फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते नजर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का बयान सुनवाता हूं। अमेरिकी एड की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोलते बोलते ये बोल गए कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जब अमेरिका मैदान में उतर गया था 1971 में, जो बांग्लादेश का गठन किया, पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी थी इंदिरा गांधी ने। उस समय इंदिरा गांधी से अपमान का बदला लेने के लिए जो देश में आंदोलन खड़ा किया गया था, उस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से इन्वॉल्व था और किस तरह से अमेरिका की मदद से इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया गया। ये कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। सुना आपने पवन खेड़ा ने क्या कहा? यह आरोप नए नहीं है, लेकिन जब अमेरिकी एड की बात हो रही है, बार बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कई तरह के हमले बोल रही है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गद्दार तक बोल रही है, और ये कहते कहते वो ये भूल जाती है कि 11 सालों से इस देश में उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। और अगर
उनकी भाषा में कहूं तो देश का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति अगर देश की संसद तक पहुंच गया है, विदेश से अगर मदद आ रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपकी नीयत, आपकी मंशा पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और आजकल जिस तरह से एक अखबार ने खुलासा कर दिया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन हम अपने मुद्दे पर अडिग रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किस तरह से कांग्रेस ने आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम क्या था? उन्होंने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री बोले, अपनी आदत के मुताबिक खूब बोले। कई विषयों पर वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन बोलते बोलते वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति भी गर्म हो गई। संदेशा नागपुर तक पहुंच गया। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ा भव्य मुख्यालय बनाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। वहां भी हड़कंप मचा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुना आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी की लाइनों पर गौर कीजिएगा। क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जैसे लाखों लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कहा उन्होंने? संघ के कारण ही मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी संघ जो अपने आप को वैश्विक तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई मौकों पर दावा करता है, संघ से जुड़ा हुआ जो विश्व हिंदू परिषद है उसने नाम के आगे ही विश्व लगा रखा है। दुनिया के कई देशों में उनका संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतर्राष्ट्रीय संस्था होने का दावा करती है। हालांकि उसके अस्तित्व को लेकर, उसकी वैधता को लेकर कई बार कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, उनको महाराष्ट्र, मराठी भाषा, मराठा साहित्य और खासतौर से मराठी परंपरा तक सीमित कर दिया। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 साल पहले एक मराठी व्यक्ति ने की थी। यह बात भी सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र की धरती पर हुई। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं दोनों वजहों से नरेंद्र मोदी, जो कि एक स्वयंसेवक रहे हुए हैं और बतौर स्वयंसेवक वो सिर्फ इस देश के राज्यों में नहीं घूमे हैं, विदेशों का भी बहुत दौरा किया। जी हां, उस जमाने में, जिस जमाने की कई कहानियां मशहूर हैं, वो कहते थे कि मैं तो गरीब आदमी हूं, झोला उठा के निकल जाऊंगा। उस जमाने में भी झोला उठाकर निकल जाया करते थे। लेकिन अब वो अपने मातृ संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक दायरे तक सीमित रखने की बात कर रहे हैं। आखिर ये क्यों निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी को अब रिटायरमेंट की तरफ लेकर जाना चाहता है। यह कहा जाता है बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी एक व्यक्ति या किसी एक गुट के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। स्वाभाविक तौर पर आरएसएस का इशारा गुजराती लॉबी की तरफ होता है और यही बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभाव से मुक्त हो, यानी गुजराती लॉबी के प्रभाव से मुक्त हो। लेकिन उसको तोड़ने के लिए, संघ के इस दबाव को कम करने के लिए, या यूं कहा जाए कि संघ को परेशान करने के लिए, पहले
नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही जून 2024 तक बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जून 2024 के बावजूद, जून 2024 खत्म होने के बावजूद, जून 2024 की तारीख क्रॉस कर जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाया। जब जब आरएसएस की तरफ से दबाव बढ़ा, जब जब आरएसएस की तरफ से प्रेशर बढ़ा, एक नई तारीख भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दी गई। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है, जो लगातार मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरी में, न्यूज लॉन्चर पे जो स्टोरी चल रही है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 5 साल की सीमा रेखा क्रॉस कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। कायदे से मान्यता रद्द हो जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और इससे भी बड़ी बात है कि जून 2024 के बाद लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के कुछ समय बाद से लेकर अब तक, यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है, चुनाव आयोग को भी इस बात का नहीं पता है कि 30 जून 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। और यहां जेपी नड्डा आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, टिकट पर टिकट जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई है। तो आरएसएस को रोकने के लिए, आरएसएस के पसंदीदा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। और अब जब फाइनली वो डेट आ गई, क्योंकि अब ये कहा गया था, फाइनल ये कहा गया था कि दिल्ली में चुनाव हो जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे, उसको लेकर फैसला करेंगे। दिल्ली में सरकार बन गई, आरएसएस ने चुनाव जिताने में मदद भी कर दी। और अब जब तारीख आ गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना है, यानी आरएसएस की बात मानने का समय आया, तो नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभालते हुए एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हद तय कर दी, आरएसएस के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत की हद तय कर दी। वो बिल्कुल उसी स्टाइल में बोलते हुए नजर आए जिस स्टाइल में आमतौर पर संघ के मुखिया बोला करते हैं अपने अलग अलग कार्यक्रमों में। और अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सीधा और सपाट आए इस संदेश और इस मैसेज के जवाब में संघ की तरफ से क्या जवाब आता है। और मैं एक सवाल बार बार करता हूं ना, कि जब आरएसएस की कमान संभाली थी मोहन भागवत ने, उस समय आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जैसा सलूक किया था, जैसा व्यवहार किया था, क्या आरएसएस आज की तारीख में भी उतना ही मजबूत है कि वो नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर हावी हो सके? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लाखों स्वयंसेवकों का है, जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या मोहन भागवत आरएसएस के सम्मान की रक्षा कर पाएंगे? क्या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ पाएंगे? क्या मोहन भागवत अड़ पाएंगे? क्या मोहन भागवत जीत पाएंगे? आपको इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जाता हूं, क्योंकि इसका जवाब आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी मालूम नहीं। इसका जवाब शायद मोहन भागवत भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों की तरफ से या मोहन भागवत के बयानों के जरिए, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊंगा और भाजपा और आरएसएस के बीच चल रहे इस घमासान की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।